नमस्ते। आज हम लोग सीखेंगे BCA थर्ड सेमेस्टर का एक कोर्स है। इसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिट 2, जो रिलेशनल मॉडल के बारे में बताया गया है। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, तो आज डिटेल में हम लोग इस मॉडल के बारे में सीखेंगे कि रिलेशनल मॉडल होता क्या है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा क्या होता है रिलेशनल मॉडल। तो यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इस स्क्रीन पे। इसका नोट्स ऑलरेडी आपको साइट पर अपलोड किया जा चुका है, तो आप सबसे पहले इस नोट्स को हमारे विरकुआ सिंह यूनिवर्सिटी के साइट्स में जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि आपके पास नोट्स होंगे। तो रिलेशनल मॉडल के जिन्होंने इस कंसेप्ट को रखा था उनका नाम था E.F. कोट, एजर फ्रैंक कोट, जिन्होंने 1972 में इसके बेसिक कंसेप्ट को रखा था, रिलेशनल मॉडल के कंसेप्ट को रखा था। और रिलेशन कैन बी viewed as a table which has the following properties। रिलेशन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानें, और इसे क्यों हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं। तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे 8 क्लास में, 9 क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा कि हम लोग जो डेटा को स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंतर्गत, वो एक टेबल के फॉर्मेट में करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में करते हैं, जो रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होता है। इसी कॉन्सेप्ट को E.F. कोट ने हमारे डेटाबेस में रखा था, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। और रिलेशनल मॉडल वाज प्रोपाउंडेड बाय E.F. कोट ऑफ IBM इन 1972। एजर फ्रैंक कोट, जिन्होंने 1972 में रिलेशनल मॉडल के कंसेप्ट को रखा था। इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं वो निम्नलिखित हैं, जो प्रॉपर्टीज़ के रूप में आपको यहाँ पर दिए गए हैं। रिलेशनल मॉडल के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है कि इट इज़ कॉलम होमोजीनियस। इट इज़ कॉलम होमोजीनियस। तो हम समझें कि कॉलम होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो टेबल्स होते हैं वो रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होते हैं। प्रत्येक कॉलम का जो वर्टिकल हमारा कॉलम होता है, प्रत्येक कॉलम का एक नेम होता है। जैसे यहाँ पर हम एक टेबल बनाना चाहेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ एक टेबल ड्रॉ किया, तो इस टेबल में जो सबसे ऊपर का रो होगा उसमें हम लोग हेडिंग डालते हैं। जैसे यहाँ पर नेम डाल सकते हैं, यहाँ रोल डाल सकते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट कॉलम्स हैं और ये जो रोज हैं, इसमें अरेंज होता है हमारा रिलेशनल मॉडल, यानी इज अ कलेक्शन ऑफ rows and columns where each column has distinct name। प्रत्येक कॉलम का एक अलग नाम होता है और इस कॉलम में केवल नेम ही लिखते हैं। दूसरे कॉलम जिसका हेडिंग रोल है, इसमें हम लोग केवल रोल को लिखते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर उसका हेडिंग है तो केवल हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं। तो कॉलम होमोजीनियस का मतलब ये हुआ कि एक कॉलम में एक ही तरह का डाटा हम लोग फीड करते हैं, एक कॉलम में एक ही तरह का डाटा का एंट्री हम लोग करते हैं। ये हुआ कॉलम होमोजीनियस का मतलब। इन अदर वर्ड्स, इन एनी गिवन कॉलम ऑफ अ टेबल ऑल आइटम्स आर ऑफ द सेम काइंड। तो यहाँ पर आपको फिर से लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कॉलम होमोजीनियस। इसका मतलब ये होता है कि एक कॉलम के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन लिखे जाएंगे वो सारे के सारे एक तरह के रखेंगे। इसी फीचर को हम लोग कहते हैं कॉलम होमोजीनियस। तो रिलेशनल मॉडल का सबसे पहला ये प्रिंसिपल है, सबसे पहला ये प्रॉपर्टीज़ है कि किसी भी टेबल में, किसी भी कॉलम में, जो टेबल का जो हमारे पास कॉलम है उस कॉलम में हम लोग
एक ही तरह के डेटा को लिखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज है ईच आइटम इज अ सिंपल नंबर और अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, दैट इज अ टेबल मस्ट बी इन 1NF। अब यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टीज है जिसमें कह रहा है कि जो भी चीज़ हम लोग डेटाबेस में एंट्री करते हैं वो या तो कैरेक्टर के रूप में करेंगे या फिर नंबर के रूप में करेंगे या फिर दोनों को मिक्स करके अल्फा न्यूमेरिक भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन टेबल में स्पेस उसी को मिलेगा जिसको हम लोग अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं टेक्स्ट के रूप में या नंबर के रूप में या अल्फा न्यूमेरिक रूप में। इसके अलावा हम लोग टेबल में किसी ऐसे चीज़ को नहीं रख सकते हैं जिसको इस तरह से हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक और वर्ड आया है 1NF, जिसका मतलब होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब हुआ कि प्रत्येक जो जितने भी कॉलम्स हैं, ये जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन 3 कॉलम्स के लिए यहाँ पर कॉमन लिखा हो। तो ये अगर डोमेन और रेंज का यहाँ कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ एक डेटा हो और उसमें उसके लिए 3 डेटा उसके सामने हो, तो ये इस तरह का टेबल नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक कॉलम में एटॉमिक डेटा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कॉलम में प्रत्येक रो का अपना अपना एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, वो किसी रेंज को स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का हमारे पास वैल्यू आता है तो हम इसे कहते हैं कि डेटा एटॉमिक है और वो 1NF में है। तीसरा फीचर होता है, इसका तीसरा प्रॉपर्टीज है ऑल रोज ऑफ अ टेबल आर डिस्टेंस। इस टेबल के जितने भी रोज होंगे, हमारे पास जो टेबल्स हैं उस टेबल में जितने रोज होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। दैट मीन्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डाटा डजंट एग्जिस्ट, यानी एक ही डेटा को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी मल्टीपल कॉपीज। यानी अगर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने यहाँ रखा तो वो रिकॉर्ड अब फिर से कहीं रखने की आवश्यकता नहीं है। यही प्रॉपर्टी से है कि ऑल रोज ऑफ अ टेबल आर डिस्टिंक्ट, जितने भी रोज होंगे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि नाम मैच करें, हो सकता है कि 2 स्टूडेंट का नेम एक ही हो तो रोल नंबर नहीं हो सकता है, एड्रेस नहीं, यानी आइडेंटिकल पूरी तरह से सेम नहीं हो सकता है, वो दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। यानी एक ही पर्सन का रिकॉर्ड बार बार हम लोग को रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कॉलम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, वो मैच कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा कॉलम अगर मैच कर रहा है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब कि वो डुप्लीकेट डेटा है, एक ही डेटा को हम लोग बार बार लिख रहे हैं। इसका प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है? द ऑर्डरिंग ऑफ रोज विद इन अ टेबल इज इमैटेरियल। द ऑर्डरिंग ऑफ रोज, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ रख रहे हैं वो मतलब नहीं है। रोल नंबर 1 का इंफॉर्मेशन यहाँ भी हो सकता है, 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 यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी क्रम में हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। उसी तरह से प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहता है कि द कॉलम्स ऑफ अ टेबल्स आर असाइन्ड डिस्टिंक्ट नेम्स एंड द ऑर्डरिंग ऑफ दिस कॉलम्स इज इमैटेरियल। दैट मीन्स नेम को यहाँ के बदले यहाँ भी लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ के बदले यहाँ भी लिख सकते हैं। इससे हमारे इस पूरे के पूरे रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है जो एक रिलेशन के रूप में हमारे सामने होता है और वो रिलेशन हमारा एक टेबल के फॉर्मेट में आता है जो रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज होता है, अरेंज्ड होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक रोज जो होता है वो एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का रिकॉर्ड होता है। अगर इस रो के बारे में बात करें तो वो किसी इंडिविजुअल नेम का, जिसका रोल नंबर भी वही होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसका एड्रेस होगा या जो भी डिटेल रखें हैं उसी व्यक्ति का होगा, उसी पर्सन का होगा। तो एक रिकॉर्ड होता है, एक हमारा जो रो है एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है। जो कॉलम का जो ऑर्डरिंग है वो भी इमैटेरियल है और जो रोज का जो ऑर्डरिंग है वो भी इमैटेरियल, यानी दिस डजंट मैटर कि किस डेटा को किस ऑर्डर पे किस सीक्वेंस पर रखें, इससे मतलब नहीं है। या टेबल में जो हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो भी किस ऑर्डर में है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हुआ रिलेशनल मॉडल के प्रॉपर्टीज जिसके आधार पर हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। अगला, जैसे आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में जो फैक्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं जैसे सप्लायर नंबर, प्रोडक्ट नंबर और उसका सप्लाई सिटी, यानी किस सिटी में सप्लाई करता है। मैंने एक यहाँ पर टेबल बनाने का कोशिश किया है जिसमें आपके ये कॉलम्स हैं जिसमें आपका लिखा हुआ है सप्लायर का नंबर क्या है, कौन सा नंबर सप्लायर है जो किसी आइटम को किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, वो किस प्रोडक्ट को सप्लाई करता है और उसका सप्लाई करने का सिटी क्या है। तो यहाँ मैंने लिखा है प्रोडक्ट नंबर, सप्लायर नंबर 10 प्रोडक्ट नंबर 1 को सप्लाई करता है सासाराम में,
सप्लायर नंबर 10 प्रोडक्ट नंबर 2 को भी सप्लाई करता है। ये अलग अलग कोडिंग्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं कि अगर मार्कर का कोडिंग प्रोडक्ट कोड 1 है, हमारा इरेजर का प्रोडक्ट कोड 2 है, हमारा स्केल का प्रोडक्ट कोड 3 है, तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट कोड में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से एक टेबल है जो अब यहाँ पर हम लोग कर सकते थे कि इस दोनों के बदले में अगर ये को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस कॉलम को ये दोनों को रिप्रेजेंट करता, तो ये हमारा 1NF नहीं होता। तो ये एटॉमिक डेटा है, यानी प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम के सामने में डेटा होना चाहिए, तभी हमारा ये जो रिलेशन है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो ये जो रिलेशन आपके सामने है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। आगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इस क्रम में हम लोग आज सीखेंगे कि ER मॉडल क्या होता है, यानी रिलेशनल मॉडल का एक खास हिस्सा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है जो हमारे डेटाबेस को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। तो ये मॉडल क्या कहता है अभी हम लोग देखेंगे कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यानी ER मॉडल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटाबेस दैट वी आर डिजाइनिंग, यानी जिस डेटाबेस को हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप करना है, उस सॉफ्टवेयर में जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को डिजाइन करने का जो हमारे टूल है, उस टूल के बारे में ये विशेष तौर पर हमें जानकारी देता है। इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से हम लोग डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं, उसका खाका किस तरह से तैयार कर सकते हैं। दिस इज द पॉपुलर मॉडल यूज्ड फॉर हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, यानी बहुत बड़े लेवल पर जहाँ पर हमें बहुत बड़े डेटा वॉल्यूमिनस डेटा के साथ काम करना होता है, तो वैसे डेटा को डिजाइन करने के लिए हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को तैयार करते हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ चुका है, सेमेस्टर 1 में आपने PLDT पढ़ा होगा और उस PLDT में आपको मिला होगा फ्लो चार्ट बनाने के लिए। तो व्हाट इज फ्लो चार्ट? तो प्रोग्रामिंग के पहले हम लोग को एल्गोरिथम लिखना पड़ता है, उसका फ्लो चार्ट तैयार करना पड़ता है। तो ठीक यहाँ पर डेटाबेस में हम लोग को एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में ER डायग्राम तैयार करने की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह से हमने फ्लो चार्ट में बहुत सारे शेप्स को देखा था, पैरेललोग्राम देखा था, वहाँ पर हमने रेक्टेंगल्स देखे थे वहाँ पे जो इनपुट आउटपुट के लिए और कुछ डिसीजंस के लिए हमारे पास डिसीजन बॉक्स होते थे, जो लाइंस होते थे जो हमारे फ्लो ऑफ डेटा को बता देते। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी कुछ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं अपने ER डायग्राम को, जो आगे चल कर हम लोग देखेंगे। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल फॉर डेटा यूजेस 3 फीचर्स टू डिस्क्राइब डेटा दीज आर। अब ये जो 3 चीजें हैं हमारे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में, मुख्य रूप से 3 थिंग्स है, 3 चीजें हैं जिनको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। द फर्स्ट वन इज एंटिटी, द सेकंड वन इज रिलेशनशिप्स बिटवीन दोज एंटिटीज एंड द थर्ड वन इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ एंटिटी, एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में जानेंगे कि सबसे पहले समझे कि एंटिटी क्या है। तो एनी रियल वर्ल्ड आइटम, कोई भी जो रियल वर्ल्ड आइटम है वो एक एंटिटी होता है। ये टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। जैसे हम लोग एम्प्लॉय के बारे में अगर बात करते हैं तो एम्प्लॉय एक टेंजिबल है। अगर हम लोग किसी के सैलरी रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो वो इनटेंजिबल है। तो इस तरह से हमारा जो एंटिटी है जिसके जिसके बारे में हम लोग डेटा को रखना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हमारा एंटिटी होता है। और ढेर सारे इस तरह के एंटिटीज हमारे सॉफ्टवेयर्स में होते हैं जिसके बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई वेंडर है। ये वेंडर क्या होता है? वन हु सप्लाइज आइटम्स टू अ कंपनी इज कॉल्ड अ वेंडर। वह व्यक्ति जो किसी कंपनी को, जो किसी फर्म को, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी आइटम को सप्लाई करता है, वो वेंडर कहलाता है। तो एक आइटम जो हमारा एंटिटी हो गया वो वेंडर हो गया। तो दूसरा एंटिटी क्या हो गया? तो हमारा आइटम हो गया जिसको वो सप्लाई करना है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? तीसरा एंटिटी हम लोग उस कंपनी को बना सकते हैं कि उस कंपनी को वो सप्लाई करता है। तो ये एक दूसरे से जुड़े किस तरह से? तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? बिकॉज वेंडर सप्लाइज आइटम टू द कंपनी। ये तीनों हमारे सप्लाई एक रिलेशनशिप है जिसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो प्रत्येक एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे हमें आइडेंटिफाई कराने के लिए हमारे पास आधार नंबर है, जिससे हम लोग दुनिया में कहीं भी अपने आप को आइडेंटिफाई करा देते हैं।
आपके पास रोल नंबर होता है, आपके हर क्लास में आपको एक रोल नंबर अलॉट किया जाता है। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, आप उस रोल नंबर से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो वो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपका रोल नंबर है, जो आपका नेम है, ऑल ऑफ दीज आर द एट्रीब्यूट्स जो आपको आइडेंटिफाई कराता है। यानी एंटिटी को, किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल एंटिटी को आइडेंटिफाई कराने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जो एंटिटी होगा वो हमारा रिलेशन का नाम होगा। जैसे स्टूडेंट, एक रिलेशन हम लोग तैयार कर सकते हैं, और इस रिलेशन के आधार पर जो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके नेम्स होते हैं, उसके रोल नंबर हो गए, उसका नेम, रोल नंबर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, फी स्ट्रक्चर एंड एटसेट्रा, जो भी हम लोग उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में ये यही तीन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग ईआर मॉडल, ईआर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, एंटिटीज, रिलेशनशिप्स एंड एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, व्हाट इज ईआर मॉडल। अब हम लोग इसको विशेष रूप में देखें कि व्हाट इज ईआर मॉडल। तो यहाँ हमें समझने की जरूरत है। आप सभी के पास जैसा कि पहले से नोट्स है, उस नोट से आप लोग मिलाएंगे, आपके पास नोट सामने में है तो उसे समझने का प्रयास करेंगे। Now we will illustrate these terms with an example। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अ वेंडर, एक वेंडर, अभी हमने बात किया एक वेंडर के बारे में, सप्लाइंग आइटम्स टू अ कंपनी। यानी अगर कोई वेंडर है तो किसी कंपनी से किस तरह से जुड़ता है, क्योंकि वो वेंडर किसी कंपनी को गुड्स की सप्लाई करता है, किसी आइटम की सप्लाई करता है। हम अगर किसी कंपनी से जुड़ते हैं तो उसका अगर वेंडर के रूप में तो उससे आइटम सप्लाई करते हैं, अगर उसको आइटम सप्लाई नहीं करते तो नहीं जुड़ते। तो यहाँ पर वेंडर जो है एक एंटिटी हो गया, कंपनी जो है एक दूसरी एंटिटी हो गया। तो फिर से एक बात देखें, फॉर एग्जांपल इज एन एंटिटी, यानी वेंडर क्या हुआ, एक एंटिटी हुआ। द आइटम ही सप्लाई, जिस आइटम को वो सप्लाई करता है, इज अनदर एंटिटी, वो एक दूसरी एंटिटी हो गई। A vendor and item are related in the sense, और vendor और item कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, in the sense that a vendor supplies an item, जो vendor है एक आइटम को सप्लाई करता है उस कंपनी को, उस फर्म को। The act of supplying, तो यहाँ जो सप्लाई करने का जो प्रोसेस हुआ, the act of supplying is a relationship between a vendor and an item। तो वेंडर और आइटम को कौन जोड़ रहा है, तो जो सप्लाई करने का जो एक्टिविटी है, जो एक्ट है जिसके माध्यम से हम लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं कंपनी को, तो सप्लाई एक अलग रिलेशनशिप हो गया। एन एंटिटी सेट, अब यहाँ पर क्या हुआ, एंटिटी सेट मतलब ही कैन सप्लाई मोर देन वन एंटिटी, एक से ज्यादा तरह के एंटिटीज को वो सप्लाई कर सकता है। तो यहाँ एंटिटी का सेट, जब हम लोग टेबल बनाएंगे कि क्या किस आइटम्स को वो सप्लाई करता है, तो वहाँ ढेर सारे एंटिटीज होंगे। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी हुआ, तो स्टूडेंट जब का जो टेबल होगा उसमें ढेर सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो एंटिटी का सेट होगा। वी कैन दस डिफाइन अ वेंडर सेट, यानी वेंडरों का एक पूरा का पूरा सेट है, एंड एन आइटम सेट, तो आइटमों का भी सेट हो सकता है। अ वेंडर कैन सप्लाई मेनी आइटम्स, या फिर हम लोग कर सकते हैं कि मल्टीपल आइटम्स आर सप्लाइड बाय, मल्टीपल आइटम्स आर सप्लाइड बाय अ वेंडर, यानी एक ही वेंडर मल्टीपल आइटम को भी सप्लाई कर सकता है, या मल्टीपल वेंडर जो है वो ढेर सारे आइटम को अलग अलग भी सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ वेंडर का एक अलग सेट बनता है, एंटिटी का एक अलग सेट बनता है। Each member of an entity set is described by some attributes। For अब उसको हम लोग कुछ attributes से डिस्क्राइब करें, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि हमारे पास entities होते हैं, relationships होते हैं और attributes होते हैं। तो अब उस attributes को हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर आपके सामने फिगर में दिया हुआ है कि a vendor may be described by the attributes। तो वेंडर का क्या attributes हो सकता है, तो वेंडर कोड, उसका पहला आइडेंटिटी हो सकता है कि वेंडर कोड हो, उसका एक नाम हो और उसका एक एड्रेस हो। एंड आइटम, अब आइटम किस तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उस आइटम का क्या कोड है और आइटम का क्या नेम है। आइटम प्राइस भी हम लोग रख सकते हैं। तो आप ये आपके थिंकिंग पर है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में आप उस पर रख सकते हैं। तो अब ये जो रिलेशनशिप है, जो वेंडर और आइटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो कैसे जुड़े हुए हैं, तो रिलेशनशिप कैन बी characterized by a number of attributes। The relationship supply can be described by the attributes order, number और date of supply। यानी किस ऑर्डर के चलते उस आइटम को जो वेंडर सप्लाई कर रहा है और किस डेट को सप्लाई कर रहा है, इसके कारण दोनों वेंडर और आइटम जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करें,
एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स को, क्योंकि यह महत्वपूर्ण चीज़ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं बार बार आपको ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ एंटिटीज के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में। तो एक बार फिर से मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि एंटिटीज क्या होता है। All such items about which relevant information is stored in the database are called entities। यानी जिस किसी के बारे में हमारे डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाना है, दैट इज कॉल्ड एन एंटिटी। यानी हमें अपने जिस टेबल को क्रिएट करना है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है, वो हमारा एक एंटिटी है। दे मे बी टेंजिबल, वो टेंजिबल हो सकते हैं, अभी हमने बात किया कि वो टेंजिबल हो सकते हैं, यानी एज ए पर्सन हो सकते हैं, एज फिजिकली हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, या इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। तो टेंजिबल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इम्प्लाई टेंजिबल हो सकता है। एक कंपोनेंट इन एंड इन्वेंट्री, अगर कोई इन्वेंट्री में कंपोनेंट जिसको हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो टेंजिबल हो सकता है। एक स्पेस जहां पर वो कंपनी एस्टैब्लिश है तो वो हमारा टेंजिबल हो सकता है, या जो वर्क एरिया है वो हमारा टेंजिबल हो सकता है। लेकिन हमारा कुछ इंटेंजिबल भी हो सकता है, जैसे कोई इवेंट है तो इवेंट, इसको हम लोग टेंजिबल नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग फिजिकली नहीं कर सकते हैं, तो ये एक इंटेंजिबल हो गया। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन, तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो भी इंटेंजिबल हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर वो भी आपका इंटेंजिबल है। तो इस तरह से हमारा जो एंटिटी है टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। द क्वालिटीज ऑफ द एंटिटी विच वी स्टोर एज इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। अब उस एंटिटी के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय नंबर क्या है, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, एम्प्लॉय का एड्रेस क्या है, एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, एम्प्लॉय का पे स्केल क्या है, तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन हुए उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। तो इन एट्रीब्यूट्स को स्टोर करके भी हम लोग अपने डेटाबेस में रखते हैं। यानी हमारा जो एंटिटी है, एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को, एंटिटी का जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम लोग टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं। जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो प्रत्येक हमारे टेबल का कॉलम का हेडिंग बनेगा। हमारे टेबल का कॉलम का हेडिंग क्या होगा, उसका एट्रीब्यूट का नेम होगा। ठीक उसी तरह से हम लोग प्रत्येक एट्रीब्यूट को के लिए एक कॉलम जनरेट करते हैं और फिर उसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। एन एट्रीब्यूट में बी एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर और टेक्स्ट, जिसको नंबर या टेक्स्ट के रूप में हम लोग अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप क्या होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी सेट्स में 1 to 1, यानी 1 to 1 रिलेशनशिप होता है। 1 to 1 क्या रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि अगर किसी डिपार्टमेंट में, अगर हम लोग अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो प्रत्येक डिपार्टमेंट के केवल एक एचओडी होंगे, यानी एक एचओडी प्रत्येक डिपार्टमेंट होगा। यानी यहाँ पर रिलेशनशिप हुआ कि अ डिपार्टमेंट हैज एन एचओडी, अ डिपार्टमेंट हैज एन एचओडी, यानी एक डिपार्टमेंट के पास केवल एक ही एचओडी होंगे। या इसको कह सकते हैं अ HOD sees और views और manages a डिपार्टमेंट, यानी एक जो HOD है एक डिपार्टमेंट को देखता है, एक डिपार्टमेंट के पास एक ही HOD होता है। तो ये हमारा जो रिलेशनशिप हुआ 1 to 1 रिलेशनशिप हुआ। या हम लोग कह सकते हैं अ मैनेजर मैनेजेस अ डिपार्टमेंट। अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि एक मैनेजर केवल एक डिपार्टमेंट को मैनेज करता है तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप होगा। या अगर हम लोग कहें कि अ डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय अ मैनेजर, अ डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय, यानी डिपार्टमेंट की तरफ से बोलते हैं अ डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय अ मैनेजर, या उसको रिवर्स में क्या बोलते हैं अ मैनेजर मैनेजेस अ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से हमारा जो रिलेशनशिप है, जो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो 1 to 1 रिलेशनशिप है। यानी एक डिपार्टमेंट एक मैनेजर, एक मैनेजर एक डिपार्टमेंट, तो ये हमारा रिलेशनशिप 1 to 1 हुआ। अब अगली बार है 1 to many रिलेशनशिप। अगर कंडीशन अगर ऐसा होता कि एक मैनेजर ढेर सारे एम्प्लॉयज को मैनेज करता है तो ये रिलेशन जो हो गया 1 to many रिलेशन हो गया। यानी अ मैनेजर मैनेजेस more than one employees, a manager manages more than one employee। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है वो 1 to many है। लेकिन इसका रिवर्स अगर करते हैं कि many employees are managed by a manager, many employees are managed by a manager, तो ये जो रिलेशनशिप होगा वो many to 1, यानी 1 to many और many to 1 एक ही जगह हमको देखने को मिलेगा। अगर ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो 1 to many होगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो many to
वन रिलेशनशिप हो गया। अगला चीज क्या है, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब ये कहाँ हमको देखने को मिलेगा, तो मेनी टू मेनी, अगर हमें फ्रीडम हो, एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है। ध्यान से सुनेंगे कि एक एम्प्लॉय जो है अगर मोर देन वन प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, तो एक तरफ से हमारा रिलेशन क्या होगा, एन एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मोर देन वन प्रोजेक्ट। लेकिन वहां अगर कंडीशन कुछ ऐसा भी है कि एक ही प्रोजेक्ट पर ढेर सारे, अभी क्या करें कि एक एम्प्लॉय ढेर सारे प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, दूसरा क्या करें कि एक ही प्रोजेक्ट पर ढेर सारे एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन हुआ दोनों ही तरफ से मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हुआ, यानी एक प्रोजेक्ट पर ढेर सारे एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं, और दूसरा रिलेशनशिप क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय भी ढेर सारे प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है। इसको और डिटेल में जो नीचे दिया हुआ है इससे हम लोग समझते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे। द वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी सेट्स E1 एंड E2, अगर दो एंटिटी के सेट हैं, पहला E1 और दूसरा E2, इंडिकेट्स दैट फॉर ईच एंटिटी इन आइदर सेट, यानी प्रत्येक एंटिटी को प्रत्येक सेट में केवल दूसरा भी एक ही एंटिटी हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से वो एग्जांपल आया, द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपार्टमेंट एंड अ मैनेजर इज यूजुअली वन टू वन। देयर इज ओनली वन मैनेजर पर डिपार्टमेंट, a manager manages only one department. This entity relationship between entities is shown as, इसको हम लोग फिगर के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं, इसको ग्राफिक्स के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ दो एंटिटीज, तो एंटिटीज को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा ही रेक्टेंगल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दो एंटिटीज दिख रहा है, डिपार्टमेंट और मैनेजर। तो डिपार्टमेंट और मैनेजर एक यहाँ पर डबल हेडेड एरो से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक मैनेजर एक डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट एक मैनेजर, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। आई थिंक इट इज क्लियर। तो हमारा ये सिंगल एरो दोनों तरफ इंडिकेट करता है कि एक मैनेजर केवल एक डिपार्टमेंट के बाद या एक डिपार्टमेंट को केवल एक ही मैनेजर मैनेज करता है, ये कंडीशन है। तो ये हमारा रिलेशनशिप वन टू वन होगा। अगला रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप फ्रॉम एंटिटी सेट E1 टू E2। अगर दो एंटिटी सेट E1 और E2 हैं जो इंडिकेट करते हैं, क्या बताते हैं कि दैट फॉर एन ऑकरेंस ऑफ द एंटिटी सेट E1 देयर कुड बी 0, 1 और मोर एंटिटीज फ्रॉम E2, यानी E2 साइड में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमारा क्या होगा, ये जो रिलेशनशिप होता है वन टू मेनी रिलेशनशिप होता है। जैसे यहाँ पर अ मैनेजर, एक मैनेजर जो है कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स को, एम्प्लॉयज को मैनेज करता है, तो मल्टीपल एम्प्लॉयज को मैनेज करता है। जब भी मैनेजर होगा तो वो एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए, हो सकता है कि इनिशियली कोई एम्प्लॉय नहीं हो, जब ऑर्गेनाइजेशन का बिगिनिंग होता है तो मैनेजर तो हमारे पास आ गए, बट देयर इज नो एम्प्लॉय, बट देयर इज मैनेजर। मैनेजर है बट देयर इज नो वन इज हायर्ड एज एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के रूप में कोई हायर नहीं किया गया है, कोई एम्प्लॉय वर्क नहीं कर रहा है, अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैनेजर तो है, तो एम्प्लॉय उस पर जीरो हुए, अब धीरे धीरे ज्वाइन करने जाते हैं। तो मोर देन वन एम्प्लॉइज आर मैनेज्ड बाय अ मैनेजर। इसका रिवर्स क्या होता है, का रिवर्स रिलेशनशिप फ्रॉम एम्प्लॉय टू मैनेजर वुड बी मेनी टू वन, एम टू वन, सिंस मेनी पीपल, मेनी एम्प्लॉय मे बी सुपरवाइज्ड बाय अ सिंगल मैनेजर, यानी ढेर सारे एम्प्लॉय एक ही मैनेजर द्वारा सुपरवाइज किए जाते हैं। जिसको फिगर के थ्रू हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल एरो है, जिसका मतलब मैनेजर केवल एक है, लेकिन अ मैनेजर मैनेजेस मोर एम्प्लॉइज, तो डबल एरो क्या शो कर रहा है कि वो एक से ज्यादा एम्प्लॉइज को मैनेज कर सकता है। तो इस पर ध्यान देने की बात है। अगर इसको अब हम लोग देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वन टू मेनी रिलेशनशिप है, और नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो मेनी टू वन, ये मेनी टू वन होगा, ये वन टू मेनी रिलेशन, तो इसका रिवर्स होता है। अगला है हमारे पास एम टू एम, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। जैसा कि पहले हमने बताया, इस फिगर से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो फिगर है एम्प्लॉइज है और प्रोजेक्ट है, ये दोनों के दोनों एंटिटी है, एक हमारा एंटिटी एम्प्लॉय है और दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दोनों ही तरफ डबल हेडेड एरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एम्प्लॉय ढेर सारे प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, ही कैन वर्क ऑन मोर देन वन प्रोजेक्ट। और अगर इधर से देखते हैं तो ए प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉइज,
यानी एक प्रोजेक्ट के ऊपर ढेर सारे एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। यहाँ से फिर से एक बार देखेंगे कि एक से ज्यादा एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, या एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट, एक एम्प्लॉय जो है ढेर सारे प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है और एक ही प्रोजेक्ट पर ढेर सारे एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप हुआ हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, जिसको एक पिक्चर से देख सकते हैं। एम्प्लॉय 1 एंटिटीज, एम्प्लॉय 2 ये भी एंटिटीज, एम्प्लॉय 3 ये भी एंटिटी। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रोजेक्ट 1 भी एंटिटी है, प्रोजेक्ट 2 भी एंटिटी है, प्रोजेक्ट 3 भी एंटिटी, प्रोजेक्ट 4 भी एंटिटी है। अब ये क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है कि एम्प्लॉय वर्क्स विद प्रोजेक्ट 1, एम्प्लॉय 1 आल्सो वर्क्स विद प्रोजेक्ट 2। अब क्या कहता है, प्रोजेक्ट 1 पर एम्प्लॉय 1 भी काम कर रहा है, प्रोजेक्ट 1 पर एम्प्लॉय 2 भी काम कर रहा है, यानी प्रोजेक्ट 1 पर काम करने वाला एम्प्लॉय 1 भी और एम्प्लॉय 2 भी है। इधर से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एम्प्लॉय 1 जो है प्रोजेक्ट 1 पर भी काम कर रहा है, प्रोजेक्ट 2 पर भी काम कर रहा है, प्रोजेक्ट 3 पर भी काम कर रहा है। तो ये दिस रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। थैंक यू। अब हम लोग अगले क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग इस नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, इसको फेयर कॉपी में आप लोग रखेंगे, और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। शुभ दिन। थैंक यू।